हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 31 जनवरी 2024 जेईई मेंस के इवनिंग शिफ्ट के फिजिक्स पेपर के सेक्शन बी को। शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. If the source is located at 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at dash centimeter from the object. चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग करता है फ्रॉम द चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड आर्टिकल का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। सवाल मैं समझाता हूँ, आसान क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, एक कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस है जिसने दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट किया हुआ है। तो एक तो मीडियम हमारा एयर हुआ एंड डेफिनेटली एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1 होती है, तो म्यू 1 की वैल्यू हमने 1 ले ली। एंड कह रहा है कि इस कर्व सरफेस के दूसरी तरफ जो मीडियम है वो हमारा एक ऐसा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो सेकंड मीडियम जो हमारे इस कर्व सरफेस के राइट की तरफ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 2 ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमें 1.5 गिवन है। अब मान लिया जाए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारे 100 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन है? हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा पॉइंट सोर्स है जिसकी लाइट हमारी इस कर्व सरफेस पे इंसिडेंट हुई। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी दूरी हमें गिवन है कितनी? 100 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जो कर्व सरफेस है उसके रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली इस सरफेस का, क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहां पे सी मान लेता हूं और जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इस ऑप्टिकल सेंटर या फिर इस पोल से लेकर के इसी तक की दूरी होगी, जिसकी वैल्यू हमें आर कितनी गिवन है? हमें आर गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। परफेक्ट। तो हमको बताना है कि इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे होगा, हमको ऑब्जेक्ट से दूरी बतानी है। तो नाउ सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज की पोजीशन जानने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से आप बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर μ1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होती है। यू हमारा पोल से, इस पॉइंट को हम पोल कह रहे हैं, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी होगी। v हमारी पोल से इमेज की दूरी होती है। μ2 हमारा दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एंड r हमारी कर्व्ड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और यहां पर भी हम जो साइन कन्वेंशन है उसको यूज करते हैं एंड एच पर द साइन कन्वेंशन, जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में पोल से हमको सारी क्वांटिटीज को पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट में सारी क्वांटिटीज को नेगेटिव लेना है। और क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट एयर में प्लेस्ड है तो जो इंसिडेंट लाइट होगी वो सरफेस की तरफ राइट की तरफ जाएगी, तो इसीलिए पोल से राइट की तरफ की हर क्वांटिटी पॉजिटिव है, पोल से लेफ्ट की तरफ की हर क्वांटिटी नेगेटिव होगी। सो फाइनली फटाफट सॉल्व करते हैं। तो μ2 की वैल्यू हो गई 1.5 अपॉन v हम निकालना चाहते हैं माइनस μ1 इज 1। u की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है हमें ऑब्वियसली वो हमें 100 सेंटीमीटर दिया है और क्योंकि पोल के लेफ्ट की तरफ है तो ये माइनस 100 होना चाहिए। इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इज 1.5 माइनस 1 अपॉन आर की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि पोल के राइट में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहां पर मुझे +20 लिखना है। नाउ इंप्लाइज दैट 1.5 अपॉन v इक्वल टू 1.5 माइनस 1 विल बिकम 0.5। 0.5 को मैं लिख सकता हूं 5/10 जो हो जाएगा 5 अपॉन 200, जिसको मैं अगेन 5 से रिड्यूस करके लिख सकता हूं 1 अपॉन 40। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जो आरएचएस में आकर के अगेन माइनस हो जाएगा, सो ये माइनस 1/100 हो गया। सो फाइनली इंप्लाइज दैट 1.5 बाई वी इक्वल टू 40 एंड 100 के एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 200, तो यहां आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 2। सो फाइनली v निकालना चाहते हैं, सो 1.5 बाई वी इक्वल टू 3/200। सो 1.5 2 जा इज 3। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं सो v की वैल्यू आ जाएगी 200/2 दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि
ऑप्टिकल सेंटर से, या फिर हम पोल से कहना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर जनरली हम लेंस के केस में यूज करते हैं, पोल से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। और क्योंकि यहां पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका ये मतलब है कि पोल से राइट की तरफ इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो पोल से राइट की तरफ 100 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज है, एंड पोल से लेफ्ट की तरफ 100 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की दूरी पूछूं तो क्या होगा आंसर? इट विल बी 200 सेंटीमीटर। और इसलिए यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? आंसर यहां पर 200 हो जाएगा। 200 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, टू सर्कुलर कॉइल्स P and Q of 100 tons each have same radius of pi centimeter. The currents in P and Q are 1 ampere and 2 ampere respectively. P and Q are placed with their planes mutually perpendicular with their centers coincide. All right. The resultant magnetic field induction at the center of the coils is root x millitesla, where x is equal to, again a very easy question. और मैं देख रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म से या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हर बार आ रहे हैं और हर पेपर में आ रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर को भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि दो सर्कुलर कॉइल्स हैं P एंड Q, उनका सेंटर कॉमन है, बट उनका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बट उनके जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। दोनों में रहने वाले नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 100 है। ऑल राइट, है ना? तो इसको मैं मान लेता हूं P और इसको मैं मान लेता हूं Q। नाउ दोनों में जो करंट की वैल्यू है वो है 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। तो P में करंट जो फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू हो गई 1 एम्पियर, एंड Q में जो करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। तो कहता है कि इनके कॉमन सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रूट एक्स मिली टेस्ला है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, एक सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर में फॉर्म होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैं बता दूं, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहां पर I उस कॉइल से फ्लो होने वाली करंट होती है एंड R उस कॉइल की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है सिंगल टर्न के लिए लिखा है, अगर एक ही उसमें टर्न रहा तो जितने टर्न्स होंगे उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसलिए n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये तो फॉर्मूला रहा। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं दोनों ही कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख सकता हूं। एंड मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं दोनों ही कॉइल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी डिफाइन करूंगा, और जो भी उनके बीच में एंगल आएगा उस एंगल के बेसिस पे मैं रिजल्टेंट निकाल लूंगा। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए इसमें करंट हमारा इस पर्टिकुलर सेंस में फ्लो हो रहा है, तो कॉइल P से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? राइट हैंड थंब रूल को यूज करना होगा। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस सेंस में कॉइल में करंट फ्लो हो रही होगी उस सेंस में आप अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करो, तो जो थंब होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। तो करंट क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर सेंस में लिया हुआ है, तो मैं उस सेंस में अगर अपने पाम को टर्न करूं तो थंब मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसीलिए कॉइल P से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं B1 मानूं तो B1 ऊपर की तरफ फॉर्म हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे तो जो कॉइल Q है उससे करंट मैंने इस पर्टिकुलर सेंस में दिखाया हुआ है, आप जैसे भी दिखा लीजिए एंगल दोनों केस में 90 डिग्री आएगा, बट ठीक है समझाने के लिए। तो मैंने अब एक पर्टिकुलर सेंस में मैंने कॉइल Q में करंट लिया हुआ है, तो उस सेंस में अगर मैं अपने पाम को टर्न करूं तो थंब मेरा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो कॉइल Q से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 है तो डेफिनेटली B2 का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो B1 एंड B2 के बीच में रहने वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर आप करंट का सेंस मैंने जो लिया उसके अपोजिट भी लेते, फाइनली B1 एंड B2 के बीच में जो एंगल आपको 90 डिग्री ही मिलेगा, तो उसको लेकर के आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड होगी B हो जाएगी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यस और नो? दो वेक्टर क्वांटिटीज A एंड B के रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और क्योंकि यहाँ पर B1 एंड B2 के बीच में रहने वाला एंगल 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। सो फाइनली रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर A की जगह में आ गया मैग्नेटिक फील्ड B1, B की जगह में आ गई मैग्नेटिक फील्ड B2। फाइनली सॉल्व कर देना है। सो नाउ B1 के लिए लिखता हूं N1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 स्क्वायर, प्लस B2 के लिए लिखते हैं N2 म्यू 2 I2 अपॉन
2r2 स्क्वायर एंड रूट अपनी जगह पर है ना। यहां तक की बातों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमको उन दोनों के रेडियस की वैल्यू सेम बताई गई है एंड जो रेडियस की वैल्यू वो हमें पाई सेंटीमीटर गिवन है। तो चलिए यहां पर अभी हम जो जो क्वांटिटीज कॉमन है उसको कॉमन भी ले लेते हैं, तो फाइनली हमारा काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। सो बी की वैल्यू फाइनली निकालना चाहते हैं तो देखो, तो म्यू नॉट दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, रेडियस की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है तो वो भी कॉमन हो गया है ना, और दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, तो सब कुछ कॉमन है एक्सेप्ट I1 एंड I2। करंट की वैल्यूज अलग अलग हैं बट अल्टीमेट उसके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं स्क्वायर करके कॉमन ले लूं और फाइनली रूट कर दूं तो फाइनली क्या मिलने वाला है, तो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू सेम है, n मान लिया, म्यू नॉट दोनों के लिए सेम था, डिवाइडेड बाय 2 भी सब दोनों के लिए सेम था, रेडियस की वैल्यू भी दोनों की सेम है। तो मैं यहां पर n1 n2 को n लिख दिया हूं, r1 r2 को r लिख दिया हूं, तो स्क्वायर होकर के रूट भी हो चुका है। फाइनली अंदर क्या बचने वाला है, बचने वाला है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू हो गई 100, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 2, रेडियस की वैल्यू पाई सेंटीमीटर दी है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू I1 की वैल्यू 1 एम्पियर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, I2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 + 4 बिकम्स 5 तो √5 आ गया, है ना। सो नाउ देखो पाई एंड पाई यहां पर कैंसिल हो रहे हैं जो एकदम क्लियरली विजिबल है, पाई एंड पाई यहां पर कैंसिल हो गए, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाकर के +2 होगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -7 विल बिकम 10 टू द पावर -3 एंड 4/2 विल बिकम 2। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है मैं लिख देता हूं, तो मुझे मिलने वाला है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 √5। नाउ मुझको बोला है √x मिली टेस्ला के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो 10 टू द पावर -3 को तो मैं मिली लिख सकता हूं, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होगी। नाउ अब बचा मेरे पास कितना, 2 √5 बचा, बट मुझे √x का फॉर्म चाहिए, तो इस 2 को मुझे रूट के अंदर भेज देना चाहिए। तो 2 को अगर मैं रूट के अंदर भेजूंगा तो 4 लिखूंगा तभी ना 4 का √2 बनेगा, एंड 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, सो ये √20 आ रहा है। तो अगर इस वैल्यू को मैं गिवन डेटा से कंपेयर करूं तो बता दीजिए x की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी ऑब्वियसली 20, और इसीलिए 20 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स each of mass 2 kg and radius 50 centimeter are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the centers is 150 centimeter. Then moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its मिडल पॉइंट इज x by 20 kg मीटर स्क्वायर वेयर द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्रॉम द चैप्टर रोटेशन एंड आर्टिकल है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एकदम ध्यान से सुनिएगा कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, हमें 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स गिवन है, इन दोनों ही स्फीयर्स के मास की वैल्यू हमें गिवन है 2 kg, एंड इन दोनों स्फीयर्स को एक लाइट रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है सच दैट इनके सेंटर्स की जो दूरी है वो मेंटेन हो गई 150 सेंटीमीटर। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर। इन दोनों स्फीयर्स के मास की वैल्यू सेम है दैट इज 2 kg, एंड इनके रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, है ना। हमें इतनी डेटा यहां पर अवेलेबल है। सो नाउ हमें बोला है कि इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, जो हमारी एक्सिस है वो इस रॉड के सेंटर से पास कर रही है, एंड रॉड के साथ जो हमारी एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ऐसा कहा गया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है एक एक्सिस के अबाउट में निकाला गया है जो कि परपेंडिकुलर है टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट, तो ये सेंटर से पास कर रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्फीयर के सेंटर एंड एक्सिस के बीच की दूरी क्या होगी, तो डेफिनेटली आंसर कितना हो जाएगा 150/2 दैट इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच से हमारी एक्सिस पास कर रही है, और क्योंकि दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी 150 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस बात है कि एक्सिस से लेकर के किसी भी एक स्फीयर के सेंटर के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर होने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो कहता है कि इस एक्सिस के अबाउट में अगर सिस्टम रोटेट करे तब उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है x/20,
तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको किसी भी बॉडी या फिर सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मालूम है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तब उस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई अदर एक्सिस रही, तब उस अदर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। यहां पर आई नॉट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम हमारे सिस्टम का मास होता है, एंड डी उस अदर एक्सिस की दूरी होगी किससे, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। यहां पर दोनों ही एक्सिस आपस में पैरेलल होने चाहिए, तब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना होता है। यहां पर देखिए इस सेंटर से अगर मैं एक डायमीटर इमेजिन करूं तो डेफिनेट ऑब्वियसली डायमीटर सेंटर से पास करेगा। तो मैं काम करता हूं, यहां पर डायमीटर के अलोंग में एक एक्सिस इमेजिन कर लेता हूं। तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर इस गिवन एक्सिस के डेफिनेटली पैरेलल आ रही है, यहां पर है ना। नाउ एक स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर होती है 2/5 mr स्क्वायर। एक स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर होती कितनी है, 2/5 mr स्क्वायर। तो क्योंकि ये डायमीटर स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो ये वैल्यू हो गई आई नॉट की। 2/5 mr स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई, आई नॉट की। और क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो इनके बीच की जो भी दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी d, और m हमारी स्फीयर का मास हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की मदद से मैं इस स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए निकाल लूंगा। नाउ सिमिलर वे में इस वाली स्फीयर की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए सेम टू सेम वैल्यू की आएगी, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट स्फीयर की आने वाली है, एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू राइट स्फीयर के लिए भी आने वाली है। तो अल्टीमेटली मैं एक का निकाल करके इंटू 2 कर दूंगा तो काम बन जाएगा, और इसलिए यहां पर मैं इंटू 2 कर देता हूं डायरेक्टली। इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मैं समय बचा पाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और, स्फीयर होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर सिर्फ स्फीयर बोला जाए तो आप उसको हर बार सॉलिड स्फीयर ही लेना, आपको अपने मन से होलो इमेजिन नहीं करना है। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर हम लेते हैं। अगर वर्ड यूज करता शेल, SHELL, शेल वर्ड अगर यूज करता, इन दैट केस हम होलो स्फीयर लिए होते, बट इस क्वेश्चन के लिए हमको सॉलिड स्फीयर ही लेना है। तो नाउ आई नॉट की वैल्यू हो गई 2/5 mr स्क्वायर, और आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। एक सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन ऑफ इट्स डायमीटर होती है 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर इंटू 2, जो मुझे करना है। तो 2 को मैं अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर ही देता हूं ताकि ब्रैकेट से फ्री हो जाए सारी, या ब्रैकेट यहां से हट जाए। तो फाइनली 2 × 2 विल बिकम 4/5। मास की वैल्यू 2 गिवन है, रेडियस की वैल्यू यहां पर है हमारे 50 सेंटीमीटर विच इज 0.5 मीटर। 0.5 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.25, प्लस m की वैल्यू अगेन कितनी हो गई हमारी 2 kg हो गई, ये भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। नाउ दोनों ही एक्सिस के बीच की दूरी, डायमीटर वाली और ये जो एक्सिस है, इनके बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर है, दैट इज 0.75 मीटर का स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो अब देखेंगे 4 × 0.25 विल बिकम 1, 1 × 2 विल बिकम 2, तो ये आ गया 2/5 प्लस 0.75 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 0.75 × 0.75। एक 0.75 का 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1.5, अदर 0.75 का 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1.5। 1.5 × 1.5 कितना हो जाएगा, इट विल बी 2.25, है ना। यहां तक की बातें क्लियर हैं। अब मैं काम करता हूं, एलसीएम की वैल्यू को मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, तो एलसीएम हो गया 5, ये हो जाएगा 2 प्लस, ना मुझको 2.25 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 5 5 जा 25, कैरीज 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 इज 12, कैरीज 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 इज 11, तो इट इज कमिंग टू बी 11.25, है ना। तो अगर मैं सम कर दूं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.25 अपॉन 5, जिसको मैं लिख सकता हूं 1325 अपॉन 500। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है जो मैं देख सकता हूं। अब मुझको इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है x/20 के फॉर्म में। तो x/20 के फॉर्म में रिड्यूस करता हूं, तो जो भी हमारा न्यूमरेटर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो जगह
के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो ये किससे रिड्यूस कर सकता हूँ मैं? 5 से रिड्यूस करता हूँ। तो 5 से रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, यहाँ पर बचा 3 2 6 जा 32, 5 5 जा, डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है कितना? 100 आ रहा है। अगर मैं 5 से रिड्यूस करता हूँ, 5 से रिड्यूस करूंगा तो जाएगा 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचने वाला कितना? 20। सो फाइनली हमको बोला है कि x अपॉन 20 आंसर आना चाहिए। तो कंपेयर करके बता दो x की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 53 होगी, और इसीलिए 53 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट द बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 ओम। द पावर कंजम्पशन इन द एंटायर सर्किट इज डैश वॉट। हमको बताना है कि टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो देखिए यहां पर मुझे वोल्टेज की जानकारी है। मैं काम करता हूं, सर्किट के पूरे सर्किट के मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल लेता हूं, एंड फाइनली जो पावर मुझे पूछा गया है उस पावर की वैल्यू हो जाएगी V²/R। क्योंकि मुझे सर्किट में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी है, तो मुझे V की क्योंकि जानकारी है, तो मैं P की वैल्यू को V²/R से निकालूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। फालतू के करंट के चक्कर में क्यों फंसेंगे? क्योंकि हम अगर V की जानकारी है तो मैं I निकालने क्यों जाऊं? देखिए पावर निकालने के कई फॉर्मूले हैं, VI है, V²/R है, I²R है, लेकिन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस क्वांटिटी की जानकारी आपको अवेलेबल है और किस क्वांटिटी की जानकारी के थ्रू आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। और इसीलिए मैं V²/R के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। तो V की वैल्यू तो 2 फिक्स हो गई, बट मुझे R की वैल्यू चाहिए, और ये R कौन होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा, जिससे आपको पावर कंजम्पशन मिलेगा एंटायर सर्किट का। तो सबसे पहली कोशिश क्या होगी हमारी यहां पर? R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने की। तो मुझे इस सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना है ना। यहां पर अगर आप इस सर्किट को देखो, बाद में तो ये 2/3 को अपन ऐड कर लेंगे, सीरीज में देखेंगे, तो आगे मैं सर्किट की बात कर रहा हूं। तो इस सर्किट में कोई भी दो रेजिस्टर्स की आप बात करो जो आपको सीरीज या फिर पैरेलल में कंबाइन होते हुए ऑब्जर्व हो रहे हो, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा है। ये जो दो रेजिस्टर्स हैं आप देखेंगे दोनों पैरेलल में है। कैसे पता चला? इन दोनों रेजिस्टर्स के एक एंड आपस में कनेक्टेड है एंड अदर एंड्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा? डेफिनेटली ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एंड पैरेलल में 2 and 2 मिलके हो जाएंगे 1। पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2। सो 1/2 + 1/2 इज 2/2। R इक्विवेलेंट के लिए रेसिप्रोकल करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई 1 ओम। सिमिलरली ये दोनों के भी एक एंड आपस में कनेक्टेड है, अदर एंड्स भी आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल में है, और इनकी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 1 ओम। यस और नो? नाउ ये दोनों मिलके हो गए 1, ये दोनों मिलके हो गए 1, एंड 1 and 1 की अगर मैं बात करूं दोनों सीरीज में आपको दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हैं। तो 1 and 1 सीरीज में हो जाएंगी 2। परफेक्ट। नाउ अब ऊपर 2 ओम का रजिस्टर है, ये चारों मिल करके एक 2 ओम का रजिस्टर बना रहे हैं, और नीचे भी एक 2 ओम का रजिस्टर है। तो 2 ओम, ये चारों मिल करके 2 ओम, और ये नीचे वाला 2 ओम, तीनों को अगर आप देखेंगे तो तीनों पैरेलल में हैं। तो तीनों का पैरेलल में कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली 1/2 + 1/2 + 1/2 विल बी 1/R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 3/2, और अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 2/3। तो ये सभी मिल करके एक सिंगल रजिस्टर फॉर्म करेंगे जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 2/3 ओम। नाउ यहां पर एक 2/3 ओम का और रजिस्टर है जिसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। 2/3 ओम का एक और रजिस्टर है, और यहां पर मेरी सेल बाकी है जिसके वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट गिवन है। तो इस पूरी सर्किट को जो आप देख पा रहे हैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 2/3 ओम। ये 2/3 ओम वाला बाकी है, और मेरी बैटरी जैसी थी वैसी की वैसी लगी हुई है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होंगी। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर ये एक, ये 4 और ये 1 आपस में पैरेलल में आएंगे, तो उसके थ्रू हमको 2/3 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है। तो 2/3 एंड 2/3 अभी सीरीज में आ गए, तो कितना हो जाएगा? 4/3। R1 + R2 तो 4/3 हो गया। तो फाइनली आंसर निकाल लेते हैं। तो V की वैल्यू गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 4/3। दिस विल बी इक्वल टू 4 × 3/4। सो 4 and 4 आपस में कैंसिल हो गया,
सो आंसर विल बी 3 वॉट, और हमको बोला कितना वॉट होगा तो 3 आंसर होगा, और इसीलिए 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप हर क्वेश्चन को पहले कुछ ट्राई जरूर करेंगे, उसके बाद जाकर के आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, उससे आपके अंदर की जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा बेटर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वेबर linked with a closed circuit of resistance 8 ohm varies with time as phi equal to 5t square minus 36t plus 1. The induced current in the circuit at t equal to 2 second is dash ampere. A very easy question, और ये क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्रॉम द टॉपिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर किसी सर्किट से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आए, अगर समय के साथ किसी भी सर्किट से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स बदले, तब उस केस में उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस सर्किट से कुछ करंट फ्लो हो सकती है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और वही इंड्यूस्ड करंट हमें बताना है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें गिवन सर्किट के लिए लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, और आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आप देख रहे हैं ये टाइम का फंक्शन है। टाइम के बदलने के साथ फ्लक्स की वैल्यू में बदलाव आएगा, और क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स बदल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग में कितनी इंड्यूस करंट होगी हमें बताना है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहां पर E हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, N हो गया हमारे गिवन सर्किट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, डी फाई बाई डी टी होता है सिंगल टर्न से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। तो सिंगल टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलाव आ रहा है समय के साथ वो हो गया डी फाई बाई डी टी। तो एन टर्न्स के लिए इंटू एन हम करते हैं। यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्न्स को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, बट हमें पूरी सर्किट से लिंक होने वाली फ्लक्स की वैल्यू बताई गई है, और इसीलिए इस फ्लक्स को मैं मानूंगा द फ्लक्स लिंक्ड विद द कंप्लीट सर्किट। मतलब यहां पर ये एन फाई की वैल्यू गिवन है, तो अलग से भले आपको एन गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, बट आप ये मान करके चलना कि ये जो फ्लक्स है ये एन फाई की वैल्यू होगी। ये पूरी सर्किट से लिंक होने वाली फ्लक्स है, तो इसमें एन शामिल ऑलरेडी है, तो अलग से एन को लेकर के चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर आप ऐसा मान लो उस सर्किट में सिंगल टर्न है और एन की वैल्यू को 1 ले लो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस तरह से भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ यहां पर जो माइनस साइन है ये इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को जानने के लिए जनरली हम यूज करते हैं, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी को जानने के लिए यूज करते हैं। माइनस साइन लेंस लॉ पे बेस्ड है, जो अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एंड अगेन इस माइनस साइन से सिर्फ हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को लेकर के चर्चा करते हैं, और क्योंकि यहां पर इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है ना कि डायरेक्शन से, तो इस माइनस को लेकर ज्यादा वरीड नहीं रहेंगे। हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ठीक है, नेगेटिव आएगी तो उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और ज्यादा हम उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाए, तब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को डिवाइड कर दूं तो मुझको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है दैट करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ से सर्किट के रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दूं, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 8 ओम गिवन है, तो डेफिनेटली सर्किट में फ्लो होने वाली करंट मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला काम है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को निकाल लेना। एक बार हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा जो हमें पूछा गया है। सो फाइनली E इक्वल टू माइनस एन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा एन की वैल्यू ऑलरेडी हमारी फ्लक्स की वैल्यू में शामिल हो चुकी है, तो एन को लेकर के अलग से हमें कुछ डाटा यहाँ पे फीड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फ्लक्स को डिफरेंशिएट करिए। सो डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई की वैल्यू है हमारी 5t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 1। सो नाउ माइनस अपनी जगह पर रहने दीजिए, 5t स्क्वायर में 5 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 2t, माइनस 36t को डिफरेंशिएट करना है तो माइनस 36 बाहर, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन होता है कितना, दैट इज 0। कांस्टेंट का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो फाइनली इट इज कमिंग टू बी माइनस 10t माइनस 36। और यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम।
टाइम के बदल जाने के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू में भी बदलाव आएगा, और इसीलिए जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको करंट पूछा गया है उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो हमें निकाल लेना चाहिए। सो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी -10 इंटू टी के जगह में 2 पुट करता हूं -36। तो फाइनली 10 into 2 becomes 20, 20 minus 36 becomes -16, -16 into minus becomes +16। तो यहाँ पर डेफिनेटली 16 वोल्ट की हमारी क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। और वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो ठीक है, नेगेटिव आती है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लिया होता, कोई खास बात नहीं थी। तो फाइनली इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 8। तो फाइनली करंट की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर, और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास कैपिटल एम इन द गिवन फिगर इज पाई इंटू रूट अल्फा एम अपॉन 5k वेयर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझाता हूं, अगर एक स्प्रिंग बॉडी सिस्टम हो, अगर एक स्प्रिंग से एक बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाए और उसे ऑसिलेट करवाया जाए, तब उस बॉडी के मोशन को हम कहते हैं एसएचएम। वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, और उसके टाइम पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। यहां पर एम उस बॉडी के मास की वैल्यू होगी जो ऑसिलेट कर रही है, एंड के उस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है जिसके साथ हमने बॉडी को कनेक्ट किया हुआ होता है। तो अगर एक सिंगल स्प्रिंग जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के हो, उससे अगर एम मास की बॉडी को कनेक्ट कर दें और ऑसिलेट करवाया जाए तब टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बट हमें जो गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें 1 2 3 4 अलग अलग स्प्रिंग्स दिए हुए हैं, और हमको यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है, और इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से एक बॉडी कनेक्टेड है जिसे ऑसिलेट कराने के दौरान टाइम पीरियड को लेकर के जानकारी पूछी गई है। तो यहां पर क्योंकि एक से ज्यादा स्प्रिंग है, तब हमको सेम फॉर्मूला यूज करना है, बट के की जगह में आपको लिख देना है के इक्विवेलेंट। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को आपको फाइंड आउट कर लेना चाहिए, और उसकी वैल्यू यहां पर आप पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के केस में सीरीज एंड पैरेलल स्प्रिंग्स का अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं सिखाता हूं, आप एकदम याद कर लीजिएगा, है ना। मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की, और अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन रहा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। अगर दो स्प्रिंग्स को सीरीज में लगा दिया जाए तब स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्विवेलेंट वैल्यू होगी k, which will be given by 1/k equal to 1/k1 plus 1/k2। और अगर दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगा लिया जाए तब पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी k इक्वल टू k1 प्लस k2। आपको ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए और बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ठीक। यहां तक मैं समझता हूं क्लियर है। अब हम वापस से लौटते हैं हमारे सिस्टम की तरफ। तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों स्प्रिंग्स कौन से कॉम्बिनेशन में है, ऑब्वियसली दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में k1 प्लस k2 हो जाएगा, मतलब k प्लस k कितना हो गया 2k। नाउ ये मिलके हो गए 2k, और ये 2k इस k के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 2k एंड k का अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू निकालूं तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो k के लिए इसे सॉल्व करने से मुझे मिल जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। यस और नो। आप क्या करोगे, नीचे एलसीएम लोगे, k1 k2 k2 ऊपर k1 ऊपर, है ना। फिर k के लिए रेसिप्रोकल करूंगा तो k1 k2 ऊपर पहुंच जाएगा, k1 प्लस k2 नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं 2k एंड k के सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप देखिए ये हो जाएगा 2k इंटू k बाय 3k, एक k और एक k कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली 2k बाई 3 आ रही है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये तीनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आ रही है 2k बाई 3। अब इन तीनों के साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो फाइनली हमारे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आने वाली है 2k बाई 3, जो कि इन तीनों की मिलाकर के है। इसके साथ ये पैरेलल में है, और पैरेलल के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो सिंपली मुझे k को ऐड कर देना है, तो वैल्यू मिल जाएगी 5k बाई 3। तो यही हमारे इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, बस आंसर आ गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट m की जगह में m रहेगा, एंड k इक्विवेलेंट की जगह में मैं पुट कर देता हूं 5
k/3। नाउ इसे मैं लिख सकता हूं, अच्छा यहां पर मैं देखूं तो पाई के साथ आंसर है, तो 2 को मैं अंदर भेज देता हूं, तो 2 को अंदर भेजने से बेटर होगा, तो पाई हमारा यहीं पर है, प्रेजेंट है बाहर, 2 अंदर भेज दूंगा तो अंदर मुझे 4 लिखना पड़ेगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट के अंदर जाकर के हो गया 4, 4 से ये 3 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 12m डिवाइडेड बाय 5 के रूट अपनी जगह पर है। तो अगर गिवन जो भी हमारे पास आंसर है उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली आप देखिए पाई रूट अल्फा m बाय 5k था, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, ऑब्वियसली 12 आ रही है, और इसीलिए 12 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियस हैज मास नंबर a1 एंड वॉल्यूम v1, another nucleus has mass number a2 and volume v2. If relation between mass number is a2 equal to 4a1, then v2 upon v1 is equal to, again a question from nucleus, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि दो न्यूक्लियस हैं, पहले न्यूक्लियस का मास नंबर a1 एंड वॉल्यूम v1 है, दूसरे न्यूक्लियस का मास नंबर a2 एंड वॉल्यूम v2 है, तब v2 बाई v1 कितना होगा अगर a2 की वैल्यू 4a1 के इक्वल है। इजी क्वेश्चन है। अगर आपको वॉल्यूम तक पहुंचना है न्यूक्लियस की, तब डेफिनेटली आपको रेडियस की जानकारी होनी चाहिए, एंड जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, एंड स्फेयर के वॉल्यूम की वैल्यू होती है 4/3 पाई r क्यूब। तो जब तक आपको रेडियस की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप वॉल्यूम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए सबसे पहले हमको न्यूक्लियस के रेडियस पे अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। एक न्यूक्लियस के रेडियस को निकालने का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, जहां आर होगी हमारे न्यूक्लियस की रेडियस, आर नॉट एक कांस्टेंट होती है, ए होती है हमारे न्यूक्लियस के मास नंबर की वैल्यू विच शोज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर आर नॉट तो कांस्टेंट है। अब देखिए अगर हम दो अलग अलग न्यूक्लियस की बात करें तो दो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए आर नॉट की वैल्यू तो सेम होगी, है ना, लेकिन अगर मैं बात करूं उनके रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो r1 अपन r2 की वैल्यू हो जाएगी, r0 दोनों के केसेस के लिए कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा a1 का पावर 1/3 अपॉन a2 का पावर 1/3। अब क्योंकि वॉल्यूम की जानकारी पूछी गई है तो हम जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो क्योंकि वॉल्यूम का डिपेंडेंस रेडियस के पावर 3 पे है, तो मैं काम करता हूं दोनों साइड क्या कर लेता हूं, मैं दोनों साइड कर देता हूं क्यूब, जिससे मुझको मिल जाएगा r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इक्वल टू a1 अपॉन a2। यहां पर पावर 1/3 था तो क्यूब के बाद पावर 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो हमको a1/a2 की वैल्यू मिल गई। और क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू r क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल आ रही है तो मैं इसलिए लिख सकता हूं r1 क्यूब बाय r2 क्यूब को मैं लिख सकता हूं v1/v2 विच इज इक्वल टू a1/a2। लेकिन a1/a2 के लिए मुझे a2 कितना गिवन है, a2 की वैल्यू गिवन है हमें 4a1, तो a1 आपस में कैंसिल होके हो जाएगा 1/4। तो फाइनली अगर मैं v2/v1 की बात करूं तो मुझे इधर रेसिप्रोकल करके लिख देना चाहिए 4/1 दैट इज 4, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस प्लस q एंड माइनस q इज 2l and between plus 2q and minus 2q is 4l. The electrostatic potential at point P at a distance r from center O is minus alpha into q into L upon r square into 10 to the power 9 volt, where the value of alpha is. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, पहला तो है प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ और इनके बीच की दूरी दिया है हमें 2l, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली 2l हमें गिवन है। अगेन हमें कहता है एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस 2q एंड माइनस 2q से बना हुआ और इनके बीच की दूरी 4l है। तो कहता है कि पॉइंट P पे जिसकी दूरी सेंटर O से R है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, तब हमको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस से होता है जिनका नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू
चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर एंड आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है, 2q एंड माइनस 2q के बीच की दूरी 4l है, और यहाँ पर दो डायपोल्स हैं और इन दोनों डायपोल्स के कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पर पॉइंट P पे पोटेंशियल बना है वो इतना बना है। अगेन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल हो जाएगा दोनों डायपोल से बनने वाले पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम से इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो दोनों डायपोल्स ने जो जो पोटेंशियल का फॉर्मेशन किया होगा उनके पोटेंशियल्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमको यहाँ पर v1 प्लस v2 करना है। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में r दूरी पे बनने वाली पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड electric potential due to a dipole at a distance r from the center of the dipole, जहां पर p हमारे डायपोल के डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है और थीटा यहां पर डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर पॉइंट p का o के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली पॉइंट P की तरफ होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड टुवर्ड्स द पॉइंट होता है, तो यहां पर मेरा पोजीशन वेक्टर R हो गया। नाउ थीटा एंगल किसके किसके बीच में बताया मैंने, बताया पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये छोटे वाले डाइपोल के लिए माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट हो गया, जिसको मैं P1 मान लेता हूं। लेकिन बड़े वाले डायपोल के -2q की वैल्यू यहां गिवन है एंड +2q की वैल्यू वहां गिवन है, तो बड़े वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट लेफ्ट की तरफ होगा और इस डायपोल मोमेंट को मैं P2 मान लेता हूं। एकदम क्लियरली आपको समझना है, थीटा डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है, तो इसलिए छोटे वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट राइटवर्ड है एंड बड़े वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट लेफ्टवर्ड है। तो छोटे वाले डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल आ गया 60 डिग्री एंड बड़े वाले डायपोल मोमेंट के बीच में एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, तो बड़े वाले डायपोल के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, पोजीशन वेक्टर P की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा ऑब्वियसली 180 माइनस 60 दैट इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंड इन जानकारियों के साथ आपको डेफिनेटली वैल्यूज को पुट करना है V1 एंड V2 के लिए ताकि आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए। एक बात और, डायपोल मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डायपोल मोमेंट में किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी जो भी हमें गिवन होती है। तो अगर डायपोल मोमेंट के नेट चार्ज की बात करें तो डायपोल के नेट चार्ज की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन डायपोल मोमेंट निकालने के दौरान हम दोनों में से किसी भी एक चार्ज की वैल्यू को लेते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को लेते हैं और उनके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं। जो छोटे डायपोल के लिए 2l है, बड़े डायपोल के लिए कितना है 4l है, और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं फाइनली, तो हमको फाइनली v की वैल्यू बतानी है। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो छोटे वाले डायपोल के लिए मैं v1 बात करता हूं, बड़े वाले डायपोल के लिए मैं v2 पोटेंशियल ले लेता हूं। तो p की वैल्यू मतलब छोटे वाले डायपोल के डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी q इंटू 2l। 2l क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि इनके बीच की दूरी 2l गिवन है तो 2l लिया मैंने। नाउ थीटा की वैल्यू छोटे वाले डायपोल के लिए 60 हो गई, तो यहां पर आ जाएगा cos 60 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस अब बात करते हैं V2 की। तो V2 के लिए मुझको बड़े वाले डायपोल के डायपोल मोमेंट की वैल्यू पुट करनी है, तो इनमें से किसी भी एक के चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू 2q, ऑब्वियस बात है, एंड दोनों के बीच की दूरी 4l है, तो यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4l। ट्रू। थीटा की बात करूं तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। दोनों ही डायपोल्स के लिए सेंटर से पॉइंट P की दूरी r के बराबर है, तो r की वैल्यू ही मेंटेन होगी। नाउ अब जो जो क्वांटिटीज कॉमन है कॉमन ले लो, उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सो नाउ क्या क्या कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में लिख देता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, परफेक्ट। q इंटू l कॉमन है तो मैं QL को कॉमन ले लिया, r स्क्वायर को भी कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचने वाला है देखिए, यहां पर बचा 2 एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
तो 2 इंटू 1/2 विल बिकम 1 प्लस, यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन और डिनोमिनेटर से कॉमन जा चुका है, आर स्क्वायर भी जा चुका है, क्यू एल भी जा चुका है, तो यहां पर बचा 2 इंटू 4 8, कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, तो 8 इंटू माइनस हाफ विल बिकम -4, तो यहां पर आने वाला है -4। परफेक्ट। सो नाउ मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, 1 - 4 विल बिकम -3, सो यहां पर आ गया मेरे पास -3 हो गया, ये हो गया -3, 1 - 4 बिकम्स -3, -3 इंटू 9 विल बिकम -27। परफेक्ट। तो -27 क्यू एल अपनी जगह पर है, अपॉन आर स्क्वायर भी अपनी जगह पर है, और क्या मल्टीप्लाई करना बच गया, इंटू 10⁹, एंड ऑब्वियसली यूनिट वोल्ट होगी। तो अगर मैं इस गिवन डेटा से इसको कंपेयर करूं तो बता दीजिए अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 27, और इसीलिए 27 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्लियर। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ऑफ मास m is projected with a speed u making an angle of 45 degree with the ground. The angular momentum of the body about the point of projection at the highest point is expressed as √2m u cube upon xg, the value of x is। मैं देख रहा हूं कि जेईई मेंस के हर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन तो हर बार मतलब आ ही रहा है, तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रोटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दोनों के कॉन्सेप्ट यहां पर लिंक होते हैं, और आपको बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बारंबार कर लेनी चाहिए, श्योर शॉट बिल्कुल आना ही है। तो मैं आपको समझाता हूं, और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले पेपर में भी काफी बार सॉल्व किए हैं। आप बिल्कुल उन वीडियोज से सीख करके आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट लेकर के सॉल्व कर लेंगे, बट फिर भी मेरा काम है तो मैं एक बार और आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहां पर कह रहा है एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया विथ सम वेलोसिटी u एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कहता है कि जब उस बॉडी को थ्रो किया गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है, टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम मैं P रख देता हूं। तो कहता पॉइंट P पे उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थी √2m u³/xg, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का निकालने का फॉर्मूला होता है L = R × P। अगर मैं बात मैग्नीट्यूड की करूं तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा RP sin थीटा। चलिए P को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, P हमारी लीनियर मोमेंटम होती है, मास इनटू वेलोसिटी, वो तो बड़े आराम से मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंसर्न होना है R एंड sin थीटा को लेकर के। नाउ व्हाट इज R? R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट तो मेरा P है, एंड पॉइंट P का क्योंकि O के अबाउट में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, तो पॉइंट O के अबाउट में जब पार्टिकल पॉइंट P पे होगी तब उसकी पोजिशन वेक्टर मुझे R लेना होगा। तो देखिएगा यहां पर, तो यहां पर ये मेरी पोजिशन वेक्टर हो गई R, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा, जहां पर थीटा मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसकी वैल्यू हमें 45 डिग्री गिवन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। एक बार बॉडी आपके हाथ से निकल गई, नाउ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकली एक्ट करती है, और इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी में बदलाव आएगा, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन की कंपोनेंट या एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह से वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ सकता, और इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप u वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो ऑब्वियसली यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी u cos 45, एंड वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी u sin 45, एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नहीं बदलेगा, जितना लोएस्ट पॉइंट पे था उतना ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी रहेगा, उतना ऑल अदर पॉइंट पे भी रहेगा, उसको लेकर के कोई मन में दो राय नहीं है। तो इस वेलोसिटी के साथ अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको मोमेंटम p तो मिल गया। नाउ r मेरी पोजीशन वेक्टर हो गई, जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा था। तो r मेरी हो गई पोजीशन वेक्टर जो हमारे पॉइंट p की होगी अबाउट द पॉइंट o। ठीक, नाउ अब बात करते हैं साइन थीटा की। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा में जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन r एंड p। तो r का डायरेक्शन इस तरफ है ना, ये मेरा r का डायरेक्शन है,
और मेरी मोमेंटम पी राइट की तरफ आएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो आर एंड पी के बीच का जो एंगल है ऑब्वियसली एंगल थीटा हुआ। फिर मेरा जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो उनके टेल को हमेशा कोइंसाइड करना, हमेशा। तो इसीलिए मैंने आर को आगे की तरफ एक्सटेंड किया ताकि आर का टेल यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा आएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो छोटा सा एंगल आर एंड पी के बीच का जो एंगल है वही आर एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का भी एंगल होगा थीटा। तो देखेंगे अभी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पी को लेकर के तो कोई दिक्कत है नहीं, आर मेरा पोजीशन वेक्टर रहने दिया जाए। बट अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पोजीशन वेक्टर के बराबर है। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर आप थीटा के सामने देख रहे हो तो हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो ऑब्वियस बात है इस केस में मैं लिख सकता हूं साइन थीटा की जगह में परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट h एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू r आ जाएगी, एंड r आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मोमेंटम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इनटू हाइट हो जाएगी, जो कि हमारी मैक्सिमम हाइट h की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक मैं समझ रहा हूं, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर इस u cos थीटा से मैं सिंपली मास मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको मिल जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट का मोमेंटम। ये पॉइंट P के लिए सिंबल है और ये मोमेंटम P के लिए सिंबल है। तो बस वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, एक बार में आंसर आ जाना है। तो नाउ L इक्वल टू, तो P की वैल्यू होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे mu cos थीटा में, थीटा की जगह में मैं 45 डिग्री पुट कर देता हूं इनटू। बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट को निकालने का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। so this will be equal to m अपनी जगह पर है, u स्क्वायर इंटू यू विल बिकम u क्यूब इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2। अगेन यहाँ पर थीटा की जगह में मुझे पुट करना है 45, साइन 45 भी 1/√2 होता है, जिसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2, एंड डिनोमिनेटर में अभी मेरे पास 2g बाकी है। सो फाइनली देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। फाइनली देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे m u क्यूब डिवाइडेड बाय 2g इंटू √2 इंटू 2 विल बिकम 2√2, है ना। सो यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो आंसर गिवन है वो उसके न्यूमरेटर में √2 है। तो क्योंकि मेरे गिवन आंसर के न्यूमरेटर में √2 है तो एक √2 मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं। बट अगर मैंने न्यूमरेटर में √2 मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, वरना तो आंसर बदल जाएगा। सो फाइनली m u क्यूब √2 मेरा न्यूमरेटर मैच हो गया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। नाउ √2 इंटू √2 विल बिकम 2, 2 इंटू 2 विल बिकम 4, 4 इंटू 2 विल बिकम 8। सो फाइनली ये 8g आ रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करके x की वैल्यू आपसे पूछूं तो x की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 8 होगी, और 8 इसीलिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे इस पेपर का था, और उसके बाद फिर ये पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होगा। आखिरी क्वेश्चन कहता है 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in figure. The radius of wire is 4 into 10 to the power minus 5 meter and Young's modulus of the metal is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. The longitudinal strain developed in the wire is 1 upon alpha pi. The value of alpha is, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हर पेपर में जेईई मेंस के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, और इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, एक आसान चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से जब हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं, मिलने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस गामा। यंग्स मॉडुलस को निकालने का फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और क्योंकि यहां पर जानकारी हमें स्ट्रेन को लेकर के पूछी गई है, इसलिए स्ट्रेन निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। यस और नो। नाउ अब स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है कि जब आप किसी भी वायर में फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की वो कंपोनेंट हमको लेनी होती है जो उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट के साथ अगर आप वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिवाइड कर दें, मिलने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस।
जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 4 kg की बॉडी और ये 2 kg की बॉडी है, तो क्योंकि ये बॉडी भारी है और ये बॉडी हल्की है, ऑब्वियस बात है कि इस 4 kg बॉडी की मूवमेंट डाउनवर्ड होगी किसी न किसी एक्सीलरेशन ए के साथ, और इस 2 kg की बॉडी की अपवर्ड एक्सीलरेशन होगी विद द सेम मैग्नीट्यूड ए। और इस दौरान इस वायर में खिंचाव आएगा, वायर में टेंशन का डेवलपमेंट होगा, और उस टेंशन की वैल्यू को मैं मान लेता हूं एफ। तो ये जो एफ का डेवलपमेंट है इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस फोर्स के साथ मैं वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिवाइड कर दूं तो मिलने वाली क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। तो इसीलिए स्ट्रेस हो जाएगा वायर में डेवलप टेंशन एफ डिवाइडेड बाय जो भी एरिया होगा अपॉन यंग्स मॉडुलस। सो फाइनली इसे मैं लिख सकता हूं एफ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो इसी की वैल्यू हमें गिवन है 1 अपॉन अल्फा पाई, और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अगर मुझे स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो मुझे एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एफ की वैल्यू निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एफ की वैल्यू को निकालने के लिए इस तरह की सिचुएशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला सिखाया हुआ शॉर्टकट वाला, आप उस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे दोनों ही बॉडीज के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके आपको क्या करना होगा, एफ की वैल्यू को निकाल लेना होगा। तो यहां पर एफ को निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैं आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ हूं इस तरह की सिचुएशन के लिए, जो कि होता है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए, और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हमारी पुली किस तरह की होगी, मासलेस होगी, जब पुली को लेकर के हमें कोई जानकारी अवेलेबल नहीं होगी। जब पुली मासलेस होगी, स्मूथ होगी, तभी जाकर के हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मासिव पुली के लिए आपको पुली के रोटेशनल इफेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तब फॉर्मूले के फॉर्मेट में बदलाव आता है। खैर आप एक काम करिए, नहीं तो इसको याद रखने में दिक्कत हो ना, तो आप न्यूटन्स लॉ लगा करके आप बिल्कुल एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। इससे आने वाला आंसर और आपके प्रोसेस से आने वाला आंसर सेम होगा। तो समय बचाना है क्योंकि आपका भी और मेरा भी, ताकि आप लोग स्पीड गेन कर पाए, मैं इस फॉर्मूले की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सो 2 m1 की जगह में 4, m2 की जगह में 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 बिकम 6। जी की वैल्यू 10 लेने को कहा गया तो मैं 10 ले लेता हूं, यहां पर 10 लेने को कहा गया है। सो फाइनली 3 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6। सो फाइनली 4 इंटू 2 8 इंटू 10 80/3 न्यूटन की एफ की वैल्यू आ गई। तो फाइनली अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एफ की जगह में 80/3 इंटू नाउ एरिया। तो यहां पर हमको रेडियस की वैल्यू दी है, तो रेडियस की वैल्यू अगर गिवन है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर मुझे मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, इट इज 16, एंड 10 टू द पावर -5 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -10। एंड मुझे यंग्स मॉडुलस भी डिवाइड करना है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। तो फाइनली देख लेते हैं क्या वैल्यू मिलने वाली है। सो फाइनली अब देखो आपको क्या मिलने वाला है। सो नाउ यहां पे दिख रहा है 16 5 जा 80 हो गया है ना, 5 जा 80 हो गया, बात क्लियर हो गई। नाउ 3 इंटू 2 विल बिकम हाउ मच 6, 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 11 बिकम्स 10। सो 6 इंटू 10 बिकम 60, तो मुझे मिल रहा है 5/60, मुझे 5/60 मिल रहा है। एंड 5/60 को मैं लिख सकता हूं 1/12, सो 1/12, एंड पाई मेरा अभी भी बाकी है। तो अगर मैं कंपेयर करूं 1 अल्फा पाई से, तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 12, एंड इसीलिए 12 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और इसी के साथ हमारे पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के अगले पेपर को, और मैं पूरे पेपर आपको कंप्लीट करके दूंगा। आप हर वीडियो को देख करके सीखते जाइए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर वे में कंडक्ट करते हुए अपनी मंजिल को पाइए। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच for watching this video. All the best.